तो अंश, आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो और आप अभी क्या मतलब एक्चुअली में अभी आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोफाइल क्या है, फिर एनआईबीएम के बारे में आप बताना। Mhm. ठीक है क्या? Good evening, guys. Am I audible? Hello, am I audible? यस भैया, यस भैया। Yes, yes. ये हाँ. So, good evening. I am Ansh Tripathi from the batch of 26 of IAFT Kolkata. IAFT is Indian Institute of Foreign Trade, and I had during my CAT prep, I had converts like IMT Ghaziabad, NIBM Pune, and IFT Kolkata, out of which I joined IFT Kolkata. And my profile is 998. I pursued my uh, 12th with commerce, and after that, I did my bachelor's in commerce from Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University. I graduated in 2024, and yeah, I'm currently a first year MBA student at IIFT Kolkata. सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं जीडीपीआई या प्रोसेस से रिलेटेड तो आप बता सकते हो. मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता देता हूँ एनआईबीएम से रिलेटेड एंड व्हाई आई फिल्ड आउट द फॉर्म फॉर एनआईबीएम. सबसे पहले तो इफ यू लुक एट द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ एनआईबीएम, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे जितने भी बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. तो जो प्रोग्राम वो ऑफर करते हैं वो बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी स्पेसिफिक होता है. और अगर आप वो परस्यू करोगे तो उससे रिलेटेड कंपनीज आती हैं, प्लस पीएसयूज आते हैं कॉलेज से रिक्रूट करने के लिए. और एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि एमबीए इज वेरी मच रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स. तो अगर आप किसी टीयर वन कॉलेज में भी हो एंड यू एंड अप बीइंग अनप्लेस्ड, तो इट्स मोर और लेस लाइक ऑफ नो यूज. तो NIBM was an option for me because RBI के अंडर आता है डायरेक्टली. फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी. इफ वी टॉक अबाउट NIBM, जितनी भी फैकल्टी हैं दैट वाज थिंक टैंक टू RBI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट with respect to the monetary policies of the country. तो जब आप ऐसे लोगों से सीखते हो तो इट बिकम्स रियली इंसाइटफुल. आपको थॉट प्रोसेस जानने को मिलता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहता है. और जब आप उन लोगों से सीखते हैं तो इट बिकम्स रियली इंसाइटफुल और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है. काफ़ी कुछ जो आपने पहले से सीखा होता है बट आपको उसकी सही रीजनिंग नहीं पता होती है, वो रीजनिंग पता करने को मिलती है. तो इसीलिए NIBM मेरी चॉइस थी. टॉकिंग अबाउट माय जीडीपीआई एक्सपीरियंस एट NIBM, मेरे टाइम पे एक एक्सटेम्पोर था और उसी के बाद इंटरव्यू था. तो एक्सटेम्पोर में इट वाज लाइक दे गिव मी 30 seconds to 1 minute टू प्रिपेयर. और उसके बाद मुझे बोलना था. आई डोंट रिमेम्बर द टॉपिक बट इट वाज मोर और लेस लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. तो दैट वेंट फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट, पीआई से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो वो सारा उसी सब कंटेंट से रिलेटेड था जो सर ने प्रोवाइड किया था. यू हैव टू Yeah. बी वेल versed with all the topics in banking. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे से पूछा था कि कितने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपका कोई बैंक अकाउंट है या नहीं, आपके बैंक अकाउंट का जैसे मेरा सेविंग्स अकाउंट था तो उन्होंने पूछा आपका सेविंग अकाउंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. उसके बाद उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछा, नेट एनपीएस क्या होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, आप किसी एक पर्टिकुलर एसेट को एनपीए कब डिक्लेयर करते हो. उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के मर्जर्स के बारे में पूछा था. और Definitely. टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में काफी पूछा था उन्होंने मुझे. और एट टाइम्स आपसे कंपेयर करने के लिए भी बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के बैंक्स क्या हैं. व्हाट डू यू थिंक कि कौन से बैंक की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कंट्री को, फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन बैंक्स. ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के बैंक्स NIBM में आते हैं रिक्रूट करने के लिए. और दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट लोकल एरिया बैंक्स के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा था. if I correctly remember, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो
lesser known types of banks हैं, for example cooperative banks, local area banks, payments bank, small finance banks, regional rural banks, and specialized banks in terms of Exim Bank, NABARD, and Small Industries Development Bank of India. ये सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं जो आपके पीआई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज अगर आपको ये पता है तो द इंटरव्यूअर नोज कि आप प्रिपेयर करके आए हो एंड यू नो द जिस्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन द कंट्री. Apart from that, you should be well versed with the difference between banks and NBFCs. और उसके अलावा वेल वर्स्ड विद द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आरबीआई गवर्नर चेंज हुआ है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए. रेपो रेट जो था वो 25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. और करंट पॉलिसीज क्या चल रही हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, वो पता होना चाहिए. माय पर्सनल ओपिनियन, बैंकिंग सेक्टर में आपको अगर डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप एक बार उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ लेना. ऑल्सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने वाले टूल्स के बारे में पढ़ लेना. फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. Apart from that, you should know what is the role of RBI in regulating the financial sector, and how does RBI contribute to maintaining financial stability in the country. उसके स्टॉक मार्केट्स के बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट और उनका इंडेक्स क्या है. और हाँ, मोरलेस इतना ही है जो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट से चीजें पता होनी चाहिए. फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो थोड़े पॉइंट्स मैं आपको आपकी आंसरिंग पे देना चाहूंगा जीडीपीआई से रिलेटेड, वो ये होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, योर आंसर्स शुड बी वेरी क्रिस्प. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है एंड इफ यू डोंट नो द आंसर, डोंट बीट अराउंड द बुश. उनको साफ साफ पता लग जाता है कि यू डोंट नो द आंसर. तो अगर आप बातें बनाओगे उनके आगे बैठ करके तो इट्स ओनली गोना हार्म योर स्कोर्स. ठीक है, कुछ ऐड ऑन नहीं होगा. इफ यू डोंट नो द आंसर, जस्ट पोलाइटली से सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल दिस एट द मोमेंट. ठीक है. और इवन इफ यू वांट, यू कैन से आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, कैन आई मेक अ गेस. अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर एक गेस लेना, और अगर नहीं अलाउ करते हैं तो फिर मूव अवे. और उसके अलावा हाँ, कोई भी आंसर बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई जो पूछते हैं वो बहुत ऐसा होता है कि आप एक दो सेंटेंस में खत्म कर सकते हो, या फिर एट मोस्ट तीन सेंटेंसेस में. अगर आप कोई एक चीज के बारे में बोल रहे हो और बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, तो इट शोज दैट यू आर लेस कॉन्फिडेंट विद योर आंसर. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप 2 लाइन में आंसर देके चीज खत्म भी कर सकते हो. तो the more you speak, it shows the less confidence you have. Rimpa extempore was for 1.5 minutes. Yes. मैं टॉपिक चेक कर लेता हूँ. If I can check what my topic was. Just a second. Yeah. Yes, sir. Ansh. Hi, Jay. How are you, Jay? Good evening. जय, आई थिंक एक सेकंड में जय को कॉल कर दूं. जय का आई थिंक माइक ऑफ है क्या? हाय जय, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू? हाय जय. Hi, am I audible? Hello. Hi, yeah, Jay. Yeah, good evening, Jay. Yeah, good evening, sir. Yeah, how are you, Jay? I am very nice, very fine, sir. How about you? Yeah, good.
So Jay, firstly, I would like to tell you about like why I am inviting you to this session because I think you are in NIA Pune. Yes. Yes, sir. Yes, and I think you have converted both the colleges last year, NIA and NIBM also. Yes, I Okay. converted NI, NIBM, also Velinkar, Mm-hmm. and Mm-hmm. SRCC was just missed by two ranks, I think. Yeah, I know. So जय मतलब अभी आप आए हो सेशन में तो काफी सारे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अंश भी आए हैं। अंश का भी लास्ट NIBM पुणे कन्वर्ट हुआ था बट अभी अंश IFT कोलकाता में है। आपसे आई थिंक बात भी Okay. हुई थी लास्ट ईयर जो सेशन में थे अंश। तो हम्म। बस आपको यहाँ पे ये थोड़ा गाइडेंस करना है इस बार जो NIE NIBM या फिर बाकी अदर कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली क्या हम्म। प्रिपरेशन प्लान रहना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने का क्या चांसेस है अभी और क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए थे और कैसा आपका एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर हम लोग क्लास से ये सब सारा आप अपने बारे में पहले प्रोफाइल बताओ फिर सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ अंश भी है Okay. वो भी ठीक है या So, hello everyone. My name is Jay, and I have prepared for GDPI from Ankit sir last year. So जैसे आप लोगों का चल रहा है अभी ऑनलाइन लिंक भेज के सर जो GDPI लेते हैं हमारा भी वैसे ही होता था और जिस कॉलेज का GDPI होता था उसके पहले अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक्स आस्क्ड इन दी GDPI ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो लास्ट ईयर और इस ईयर में मुझे क्या चेंज लगता है कि लास्ट ईयर जो एप्लीकेशन थे NIBM और NIA के लिए पर्टिकुलरली NIBM के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इस साल वैसे NIA के लिए होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि NIA और NIBM के वो लोग खुद से तो मार्केटिंग नहीं कर रहे लेकिन बाकी के मीडियम से जैसे यूट्यूब हो गया या फिर है ना क्रैक्यू की वेबसाइट है वहाँ पे ऐसे बहुत रिफर करते हैं NIA और NIBM को द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे प्लेसमेंट की थोड़ी सिक्योरिटी होती है बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज उनको उनको उनका रेपुटेशन भी मेंटेन करना होता है और कंपनीज भी एक ट्रस्ट लेके उनके पास आती है कि बच्चे अच्छे होंगे क्वालिटी एजुकेशन होगा और वो चीज़ है भी यहाँ के प्रोफेसर्स NIB और NIBM एंड NIA के दे आर वेरी क्वालिटी प्रोफेसर्स और जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वही यहाँ पे आके पढ़ाते हैं प्रोबेशन पे आए या फिर रिटायरमेंट लेके आए वही पढ़ाते हैं तो द फैकल्टीज आर वेरी गुड और प्लेसमेंट का सिनेरियो भी अच्छा है इसलिए यहाँ पे जो अप्लीकेशंस है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और इसलिए आपको इन चीज़ों पे फोकस करना होगा कि जब GDPI के लिए जाए तो ना जो टॉपिक दिए हुए हैं तो उस टॉपिक को टू द पॉइंट एड्रेस करें क्योंकि जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज है वही आपका GDPI लेने वाले हैं और उनका एक्सपेक्टेशन यही होता है कि बच्चे को अगर आता है तो वो क्रिस्प आंसर बता दे एक्सप्लेन कर दे अगर नहीं आता है तो हम यहाँ वो सीखने के लिए तैयार हो अगर वो यहाँ पे आता है तो हम उसको सिखा सके उसको प्लेस कर सके यही उनका अप्रोच होता है तो इस हिसाब से आप जाओ GD में ट्राई टू स्पीक गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स एकदम चुप भी नहीं रहना है बात करनी है लेकिन टू द पॉइंट बात करना है ऐसा नहीं कि सब लोगों का टाइम आप लोगों ने खा लिया और बस बातें करते जा रहे हो तो वैसा भी नहीं होना चाहिए इन पर्टिकुलर फॉर NIA क्योंकि यहाँ पे GD होता है और ये जो है NIBM वहाँ पे तो आपको एक्सटेम्पोर होगा तो एक्सटेम्पोर के हिसाब से मुझे तो 5 मिनट दिए थे 5 मिनट 2 मिनट वो पॉइंट जॉट डाउन करने के लिए दिए थे सो आई हैव जॉटेड डाउन द पॉइंट्स एंड 5 मिनट उनको एक्सप्लेन किया था तो उसके बाद उन्होंने PI लिया PI में ऑल द क्वेश्चंस वर टेक्निकल प्रॉपरली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी बजट रेपो रेट इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन थे और मुझे उसमें इंटरेस्ट था तो इसलिए मैं अच्छे से आंसर कर पाया और इसी वजह से इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा चला तो वो होता है कि NIBM में टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं NIA में टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट जो एरिया है ये अपने MBA और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है या फिर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए उनके लिए सभी के लिए नया है तो
वो लोग यही देखेंगे कि आप इस एरिया में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर उनको आपका इंटरेस्ट दिख गया है ना, थोड़ा आपका अवेयरनेस है इंश्योरेंस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीजें चल रही है, किस टाइप से रिस्क मैनेजमेंट होता है, कौन कौन से एरियाज है, फॉर एग्जांपल साइबर हो गया, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हो गया, अपना क्लाइमेट चेंज हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता है वो सब, और इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये बेसिक भी अगर आपको पता है और आप वो बोलते हैं पीआई में, तो आपका इंटरेस्ट दिख जाता है वहाँ पे। सो मुझे लगता है कि एनआईए आर इज गोइंग टू फोकस मोर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, एंड एनआईबीएम भी इंटरेस्ट पे देखेगा, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। So be ready with the technical questions for NIBM, and for NIA, have a good understanding of yourself, your application form that you have submitted, and little bit of insurance sector, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में और रिस्क मैनेजमेंट में। So have a general idea of it, and all the best. Okay. And Jay, what about like GD topic for NIA last year and extempore topic for you? For NIA, Yeah, for NIA GD topic was. NIA GD topic was digital currency. Yeah. Is it Yeah. a future for India, or or it is a shortcoming, ऐसा कुछ तो था, मतलब या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ऐसा टॉपिक था, और डिस्कशन में ये चीजें चल रही थी कि आगे तो जाना चाहिए डिजिटल रूपी के साथ, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ओवरऑल ऐसे जीडी चला था, और जीडी में से एक ही बंदा शॉर्टलिस्ट हुआ था, मैं हुआ था, और फिर फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। तो दैट वाज द काइंड ऑफ लक। एंड तो एक चीज वो और है जय, टॉपिक था। आपने बोला जैसे कि अंश ने भी बताया था कि अंश का आई थिंक 1 मिनट दिया गया था, 1 मिनट टू थिंक एंड 1 मिनट टू डिस्कस द ऑल द एक्सटेम्पोर इन लाइक NIBM college, but you ओके, have like given for 5 minutes, I think you said आपको 5 मिनट दिया एक्चुअली गया, तो वहां पे पॉइंट डिफरेंट। हाँ वही आप बताओ, आप बताओ। एक्चुअली जॉट डाउन करने के लिए 1 मिनट दिया था, और टू स्पीक अबाउट द टॉपिक दे हैव गिवन 5 मिनट्स। So that was the extent point. So every person, like every students have the same given time, like for 5 minutes to sort out the topic. I think this depends on the faculty Okay. who are going to take your extempore, because they have their own expectation ना, कि हम ये टॉपिक देंगे Yeah. तो देखते हैं कि ये कितना एक्सप्लोर कर सकता है ना। और एक आध टॉपिक ऐसा होता है कि आपको सिर्फ ये देखना होता है कि टू द पॉइंट एड्रेस करता है कि नहीं। वो एड्रेस हो गया, एक दो पॉइंट भी बोल दिए, लेकिन क्वेश्चन एड्रेस हो गया, तो फिर यू आर सिलेक्टेड। सो वो अप्रोच पे डिपेंड करता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक चीज अभी सबसे पहले मैं NIBM के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग NIA पे आएंगे। तो अंश और जय, मैं आप दोनों से अगर पूछना चाहूंगा कि सपोज NIBM का अगर, ठीक है अभी तो आई थिंक NIBM आप दोनों कन्वर्ट था, बट आप दोनों ने NIA वहाँ पे मतलब लिया नहीं, लास्ट ईयर परस्यू नहीं किया। बट अगर सपोज करो जिसको कोर फाइनेंस में जाना है, एकदम उसका पूरा फाइनेंस में ही इंटरेस्ट है, तो उसको NIBM में जाना चाहिए। और NIBM में क्या प्रोफाइल्स अभी आ रही है, अगर आपके NIBM में आपके फ्रेंड्स सब होंगे जय अंश, ठीक है, और आपका मतलब कन्वर्ट हुआ, तो क्या चांसेस था, मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर की, आपके नॉलेज मैटर की वहाँ पे, ठीक है, ऑल द थिंग्स लाइक विच यू कैन टेल अबाउट। आप दोनों बता सकते हो अंश और जय। I think Ansh can explain हाँ first, and then I will go ahead. ठीक है अंश। हाँ, या इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था और मैंने बीकॉम किया था, तो आई वाज हाईली एंथुसियास्टिक अबाउट फाइनेंस। ठीक है, तो इसीलिए NIBM मेरे पास एक ऑप्शन था, बिकॉज मेरा कोई कैप कन्वर्ट नहीं हुआ था, एंड लकीली आई हैड फिल्ड NIBM का फॉर्म। तो वंस आई, जैसे मैंने बोला था कि वंस आई वेंट थ्रू द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, मैंने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे आती हैं। And since the program is specifically related to banking and financial services, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके
आपके लिए, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो, बिकॉज हम्म being being someone from finance background, it becomes really important to be in one of those companies जिसके बारे में आपने हमेशा से सिर्फ सुना होता है, या फिर जिसके बारे में आपने हमेशा बस सोचा ही होता है कि will I ever be able to make it to one of the big हम्म finance companies, है ना। इतने सारे बैंक्स हैं, आप HSBC के बारे में बात करो तो या कोई दूसरे कंसल्टिंग फर्म्स के बारे में बात करो जो फाइनेंस पे काफी ज्यादा वेटेज देते हैं, ये सारे बैंक्स हम्म हैं ऐसे जो आपको, जहां आपको जाने को मिलता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो इट वोंट गारंटी कि आपको जॉब मिल ही जाएगी या फिर आपको अच्छा पैकेज मिल ही जाएगा, बट कॉलेज क्या करता है, इट काइंड ऑफ डिलीवर्स यू अ ऑफर्स यू अ प्लेटफॉर्म। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस प्लेटफॉर्म को कितना अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हो, एंड इफ यू आर एबल टू कैपिटलाइज इट इन अ वेल मैनर, तो आप एक अच्छी फाइनेंस जॉब पे लैंड कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप कोर्स आउटलाइन देखो NIBM की, तो वहाँ पे काफी सारे फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप कॉमर्स या बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपने इतना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो रेगुलेशंस हैं, या हाउ वाज द एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन द कंट्री, इज समथिंग यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देयर। तो यही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस रोल, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां जा करके। कंपनीज अच्छी आती है फाइनेंस के टर्म्स में, और क्योंकि PGDM फाइनेंशियल सर्विसेज में ही है, तो यू वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग डेविएटिंग, एनी ऑफ द जॉब ऑफर्स डेविएटिंग फ्रॉम द कोर फाइनेंस रोल्स। ऐसा नहीं होगा कि आप फाइनेंस रोल, आपने फाइनेंस में MBA करा और आप एंड में जाकर के बैंक में सेल्स की जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो या you should not be worried in that aspect. हम्म और यार काफी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, HSBC है, बैंक ऑफ अमेरिका है, काफी बड़े बैंक्स आते हैं, PSUs भी काफी रिक्रूट करते हैं यहाँ से, तो वो भी एक काफी प्लस पॉइंट है। तो यही काफी ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है यार, अगर आपको कॉलेज में जाना है और या फाइनेंस बेस्ड में जाना है तो। And one thing, like suppose anyone got a like 99 percentile in like SCAT or CMAT, anything exam. So what are the हम्म chances to convert it? Suppose someone has a minimum percentile like general category and IBM, I think, for 98.5, and someone from हाँ OBC and SC/ST. So what are the chances like for minimum and for maximum cutoff? Is there any like kind of any like conversion for this difference ओके, anything? आई थिंक एक मेरिट लिस्ट निकलती है इंटरव्यू से पहले, Mm-hmm. एंड इन दैट Yeah. मेरिट लिस्ट उसमें आपके मार्क्स के हिसाब से ही शायद आपका नाम होता है लिस्ट के अंदर। मेरे टाइम में ऐसा ही था, तो उसमें आई गॉट टू नो कि मेरा शायद उस लिस्ट के अंदर 30th या 40th नाम था, आउट ऑफ ऑल द Mm-hmm. सिलेक्ट जो GDPI के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। माई कैट परसेंटाइल वॉज 98.2 परसेंटाइल। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस परसेंटाइल में विद अ डिसेंट इंटरव्यू यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग, either you are from Mm-hmm. general or from OBC. I think general से the minimum would be 95, and a decent interview might help you to convert it, but उसमें थोड़ा marginal case हो सकता है। तो if you have 94 to 95 percentile in CAT, और अगर Mm-hmm. आपका इंटरव्यू डिसेंट गया है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो यू कैन एक्सपेक्ट हाई चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग। In case of OBC, I think 92 या 93 percentile in CAT would be fine. मैंने CMAT दिया नहीं था, तो I don't know about the dynamic for that Yeah. entrance exam. But हाँ, CAT के एस्पेक्ट में, CAT के रिस्पेक्ट में आप ये कंसिडर कर सकते हो। Yeah. इंटरव्यू का And वेटेज देख लेना। yeah, yeah, बताओ बताओ। हाँ, Yeah. इंटरव्यू का वेटेज देख लेना एक बार। आई थिंक इंटरव्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवन इफ यू आर स्कोर्ड वेल इन द इंटरव्यू, तो आपका कन्वर्ट होने का चांस काफी अच्छा होता है। हम्म। और एक क्वेश्चन और है कि सपोज इफ एनीवन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब
किसी का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या फिर एकदम कोई डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, मतलब उसका मतलब आज तक कभी बैंक के बारे में पढ़ा ही नहीं ना, वो कॉमर्स से मतलब आर्ट से आ रहा है या फिर एनी कोई भी ऐसा मतलब बैकग्राउंड है जो इतना नोन नहीं है अभी, तो उसका क्या हाँ हाँ चांसेस होता है कन्वर्ट? हाँ, तो यूजुअली ये ऑल अक्रॉस द कंट्री एमबीए कॉलेजेस में एक बहुत बेसिक एस्पेक्ट है दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर एमबीए वुड बी अ वेरी जनरल, बहुत ही बेसिक करिकुलम या कोर्स आउटलाइन रहता है। ठीक है, आई एम इन आईएफटी, ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, मार्केटिंग रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है। यहाँ पे भी हैं बच्चे जो लॉयर हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो दे नो हाउ टू एजुकेट पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड। तो आपको उसके बारे में स्ट्रेस या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू शुड ओनली या फोकस ऑन योर थॉट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स एंड योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है, जाना है आपको बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में, तो आपको सेकंड थॉट नहीं देना पड़ेगा कि विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। वंस यू गेट इन, या trust me, everyone makes it, everyone is successful in delivering and studying and sitting in a class of 50-60 people, whether you have a prior experience in banking, finance or commerce or not. तो आपको उसके बारे में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग वेल एंड गिविंग योर इंटरव्यूज वेल। कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सोचते रहना है कि जाना है नहीं जाना। या डेफिनेटली डेफिनेटली। And in NIBM, so everyone has like got a like different extempo topics at that time. ये सर, उस टाइम पे डिफरेंट टॉपिक्स थे। Hmm. आई कांट फाइंड द टॉपिक राइट नाउ, बट हाँ एब्स्ट्रैक्ट Yeah. टॉपिक था Yeah. एंड इट वाज समवॉट रिलेटेड टू Yeah. प्रोफेशनल्स ओनली कि व्हाट इज द डिफरेंस Hmm. बिटवीन टीचर्स, कि टीचर्स को Hmm. पढ़ाना चाहिए या फिर um, Yeah. Yeah. they work on with their knowledge in some sector, where do you think they are able to contribute better? तो फिर वहां से मैंने एनआईबीएम की फैकल्टी का एग्जांपल लेके उनको डिस्क्राइब किया था कि फॉर एग्जांपल यू हैव योर नॉलेज बेस, आप आगे ह्यूमन रिसोर्स को भी ट्रेन कर रहे हो फॉर फर्दर Hmm. बेनिफिट्स टू द कंट्री, और आप उसी टाइम पे कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज भी फ्रेम कर रहे हो, तो आप दोनों एस्पेक्ट में हेल्प Yeah. कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके कर Yeah. सकते हो, कुछ ऐसा देना टीच इंटरव्यूज को या पैनल को जो उन्हें रिलेटेबल लगे। प्लस Hmm. बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें मत डिस्कस करना वहां पे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये जो बोल रहा है वो इसके पर्सनल लेवल पे सही हो सकता है बट हम इसे रेजोनेट नहीं करते। तो इफ यू स्पीकिंग, स्पीक समथिंग ऑफ वैल्यू, जो इन पैनल को भी ऐसा लगे कि हाँ द गाय इज एबल टू मेक सम सेंस, और एक पर्टिकुलर फ्लो जरूर फॉलो करना। हाफिजाड मैनर में नहीं होना चाहिए कि आप कभी कोई पॉइंट बोल रहे हो कभी कोई पॉइंट बोल रहे हो। एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, जितना भी टाइम आपको मिलता है 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, और जितनी भी देर बोलने को होता है 2 मिनट्स या 3 मिनट्स, Hmm. आपके पास अगर बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है और आपको ये पता है कि मेरे को हर स्ट्रक्चर पे कितने कितने मिनट देने हैं, तो बोलते बोलते थॉट्स आपके Hmm. दिमाग में आते रहते हैं। Hmm. और टॉपिक्स सबके अलग ही होते हैं। हाँ और अंश, जो मैंने मतलब पीआई के जो भी आई थिंक जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं, सीआरआर, हम्म, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी हम्म, है, आरबीआई से हम्म, रिलेटेड है, तो मैंने आई थिंक हाँ लास्ट ईयर ही बोला था आप लोग पेपर के टाइम कि आप ये सब हाँ सारे हाँ पढ़ के जाओ, ये सब हाँ काफी हेल्पफुल हुए थे आप लोगों के लिए। हाँ सर, आपने शायद एक डॉग भी शेयर किया था या स्टडी हाँ। मटेरियल शेयर किया था। तो हम्म। मैंने मोस्टली उसमें से ही सारा प्रेप किया था, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड। हम्म। और उसके हम्म। अलावा मेरा जो थोड़ा बहुत जनरल प्रेप था, वो करंट अफेयर्स तो या आपको देखो पढ़ने ही पड़ेंगे, करंट अफेयर। विद रिस्पेक्ट टू कि या हाँ कि आपकी डेफिनेटली। कंट्री की जीडीपी क्या है, स्टैंडिंग क्या है, या ग्रोथ रेट क्या है इकोनॉमी का, ये सारी चीजें या आपको पता होनी चाहिए। या डेफिनेटली डेफिनेटली। So, हाँ anyone like guys have a question like you can ask from us, then move forward to Yes, sir, like I have Jay. one question.
क्या? Yeah, sure. हाय अंश, आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो मेरा हम्म। ऐसा क्वेश्चन है कि कहीं पे मतलब लास्ट ईयर मैंने जब दिया था कि कहीं कहीं पे सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप का मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता है, लाइक बस वर्क एक्सपीरियंस होता है ना तो उसका पॉइंट्स मिलता है। तो ऐसे हाँ एनआईपीए में सर्टिफिकेशन का पॉइंट्स मिलता है, जैसे मैंने कुछ इंटर्नशिप किया होगा कोई स्टेट के अंदर, या फिर कुछ सर्टिफिकेशंस है मेरा अलग से, तो उसका कुछ नहीं पॉइंट्स नहीं मिलता है, इधर एक पेज मिलता है। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई पॉइंटर्स हैं इंटर्नशिप के। वर्क एक्स के पॉइंटर्स जरूर होंगे, बट इंटर्नशिप कैन डेफिनेटली बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में हो और पैनलिस्ट ने पूछा कि आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ, तो वो टॉकिंग पॉइंट बन सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि दे हैव एनी वेटेज फॉर इंटर्नशिप्स। हाँ, और सर एक और क्वेश्चन कि मैंने लास्ट ईयर पास आउट किया है और इस साल मैं अप्लाई कर रही हूँ और बीच में मेरा कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो इससे कितना इफेक्ट होता है? मतलब ऐसे स्टूडेंट्स का कितना प्रॉब्लम्स होता है कि भी मतलब एक्सप्लेन करने में, एक साल का अगर ड्रॉप रहता है तो? नहीं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव टू, एनी वन ऑफ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एक साल का गैप। इट इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी बेसिक इन एमबीए ऑल अक्रॉस द कंट्री। आई हैव मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो 2 साल का गैप लेके आए हैं, 3 साल का गैप लेके आए हैं, तो गैप इज नॉट एन इशू। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी परसेंटाइल अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता गैप में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑल्दो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद एन आंसर कि आप आपका गैप ईयर क्यों था, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता नहीं है वो गैप ईयर। स्पेशली एक साल का तो नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं एक साल का गैप ईयर। Yeah. ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो अंश आप, ठीक है, आपका आई थिंक मैंने तो काफी सारे क्वेश्चन आई थिंक पूछे हैं जय, मतलब अंश आपसे। एंड सो लास्ट व्हाट यू कैन से अबाउट दिस फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन? एक्चुअली आई थिंक इस बार अप्रैल या मई में ही है एनआईबीएम का, तो जाने से पहले आप क्या कहना चाहते जाने से पहले वही बेसिक पॉइंट्स जो स्टडी मटेरियल मिला है बस उसे ही पढ़ो, और एक्सटेम्पोर के लिए चीजें पढ़ते रहो, नॉर्मल आर्टिकल्स, करंट अफेयर। अगर आप न्यूज पे भी पढ़ोगे तो उससे भी आपको काफी अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं एक्सटेम्पोर के लिए। इंटरव्यू में आंसर शॉर्ट क्रिस्प रखना, कॉन्फिडेंट रहना, और बहुत जल्दी जल्दी में आंसर मत देना। इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन, यू कैन टेक अ पॉज ऑफ 2-3 सेकेंड्स, इन सम केसेस 5 सेकेंड्स, और फिर बोलना। पता लगता है कि जो बच्चा है उसके अंदर ठहराव है, वो पहले सोचता है उसके बाद आंसर देता है। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर। अगर वो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू श्योर अबाउट इट, तो चेंज मत कर लेना अपना आंसर। हाँ, गलत बोला है पहली बार में तो चेंज करना, अगर सही बोला है पहली बार में तो चेंज मत करना। ठीक है, जो और टेक्निकल एस्पेक्ट से जो सर ने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, आप वो सब पढ़ लो अच्छे से। और मैंने टाइप्स ऑफ बैंक्स बताए हैं शायद, वो भी है उसमें, वो भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मेरा पूरा इंटरव्यू वो टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में ही चला था। प्लस इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो थोड़े बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के रखना, क्योंकि मेरे से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी थोड़ी बातें पूछी थी, ऑल्दो इट वाज वेरी बेसिक। तो हाँ, बस इतना ही, और स्ट्रेस मत लेना। डोंट वरी अबाउट कि एक्सटेम्पोर में क्या टॉपिक आएगा, कितनी देर मिलेगी लिखने को, कितना नहीं मिलेगा। आपको बस एक पैटर्न बनाना है कि अगर मेरे को कोई टॉपिक मिलता है तो व्हाट इज द पैटर्न व्हिच आई हैव टू फॉलो टू प्रिपेयर माय सेल्फ, सो दैट आई कैन स्पीक फॉर नेक्स्ट 3-4 मिनट्स। ठीक है, एक बार आपका पैटर्न बन गया तो फिर कोई भी टॉपिक आए, अगर आपका स्ट्रक्चर बन गया है पहले 30 सेकंड में, तो आप उसके बाद उसके ऊपर 10 मिनट भी बोल सकते हो। इतने साल से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, 20-21 साल के लोग हैं, तो आप आराम से बोल दोगे, उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। Just make sure that you're able to make some sense for the people who are listening to you. ऑडियंस के हिसाब से बोलना होता है, अपने हिसाब से नहीं बोलना होता है। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ पॉइंट्स होता है ना कुछ एक्सटेम्पोररी टॉपिक्स में कि पॉइंट्स होता है और उसका एक्सप्लेनेशन होता है, तो अगर टाइम तो 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैं मान के चल रही हूँ, मैक्सिमम 3 मिनट, तो हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना
पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि हम लोग बस पॉइंट्स को बोल दे मतलब तो फिर कवर नहीं हो पाएगा ना कि 2 पॉइंट कवर होगा, बस वही एक्सप्लेन कर पाऊँगी। फिर अगर मेरे पास 6 पॉइंट है तो मैं 6 पॉइंट को नहीं बोल पाऊँगी। सो क्या करना चाहिए? 2 पॉइंट बोल के उसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर 6 पॉइंट का वो मतलब बस हेडिंग्स जैसा बता के फिर कुछ हम्म एग्ज़ाम्पल्स वगैरह देना चाहिए? हम्म। तो ऐसे केस में सबसे पहले जैसे मैंने बोला, आपने स्ट्रक्चर बना लिया और आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं, तो उस सारे पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 6 पॉइंट्स, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ योर्स। मतलब आपको अपने बेस्ट पॉइंट सबसे पहले बोलने हैं। यूज मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम टू पुट फोर्थ योर बेस्ट कंटेंट जो आपने उस टाइम पे सोचा है। तो अगर आपके 6 पॉइंट्स हैं एंड इफ यू थिंक कि उसमें से 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, तो अपना मेजॉरिटी टाइम उन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में दो, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम आप बचे हुए पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में दे सकते हो। ओके श्योर। सर, थैंक यू सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग एक्सटेम्पोरे इन केस अगर नहीं कंक्लूड कर पाए, तो मतलब ऐसा होता है कि बीच में वो लोग रोक देते हैं क्योंकि हमें टाइम को उतना पता नहीं रहता, तो क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कुछ इससे, अगर मतलब टाइम पे कंक्लूड ना कर पाए हम लोग ठीक से? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि नेगेटिव तो कुछ नहीं रहता है, बट हाँ आपको थोड़ा टाइम देख के चलना पड़ेगा। लैपटॉप्स पे ऑफलाइन इंटरव्यू है कि ऑनलाइन है इस बार? पता नहीं, वैसे अभी तक तो ऑनलाइन चल रहे हैं 2-3 साल से, बट हाँ हाँ, तो शायद देखो ऑनलाइन में तो आप अगर लैपटॉप पे बैठे हो तो आपके पास स्क्रीन में होता ही है टाइमर, है ना? टाइम आता है स्क्रीन में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर हो गई है। ट्राई करो कि एक्सीड मत करना, क्योंकि यार अभी लग रहा है तुम्हें कि बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, बट इंटरव्यू में कभी कभी बैठ के आदमी ब्लैंक हो जाता है या थोड़ा प्रेशर आ जाता है, जिस वजह से कभी कभी आपको 3 मिनट भी थोड़े लंबे लगने लगते हैं। तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन वो असल में 2 मिनट ही हुआ होता है। तो ऐसा मत सोच के चलो कि ऐसा ही होगा। हाँ, हालांकि कोई नेगेटिव इशू नहीं होता। यूजुअली पैनल ये बोल देता है कि ओके यू हैव लास्ट 30 सेकेंड्स यू कैन कंक्लूड, या यू हैव लास्ट 10 सेकेंड्स यू कैन कंक्लूड। तो आपको एक वार्निंग दे देते हैं अगर आप ओवर टाइम जा रहे हो। ठीक है, तो बस यही है, वार्निंग दे देते हैं और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ एंड अंश, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद फिर जय पे आएंगे। अंश, व्हाई यू टुक लीव NIBM फॉर IIFT कोलकाता? मैंने IIFT कोलकाता इसलिए लिया था क्योंकि अम, मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक करी थी और वहाँ पे फाइनेंस की और कंपनीज आ रही थी, मतलब और भी कंपनीज आ रही थी। फॉर एग्जांपल NIBM में सिर्फ बैंक्स जाते हैं, वेयर एज IIFT में बैंक्स के अलावा और रोल्स के लिए भी कंपनीज आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेड ट्रेड का एक बहुत अच्छा फैक्टर था कि इकलौता कॉलेज है इंडिया में गवर्नमेंट जो कि ट्रेड पढ़ाता है। और जैसे NIBM RBI का थिंक टैंक है, वैसे ही IIFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का थिंक टैंक है। तो यस जैसे यस, अगर आप NIBM में जाओगे तो आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो RBI के साथ किसी पॉइंट पे काम कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, वैसे ही हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए काम करते हैं। तो अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ने को मिलेगा तो हमें ट्रेड पॉलिसीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ट्रेड इज समथिंग विच वाज न्यू टू मी, और मेरे को लगा कि क्योंकि ये कुछ नया है तो इसे एक ट्राई देना चाहिए। इसीलिए मैंने IIFT कोलकाता चूज करा ओवर NIBM। चलो बहुत बढ़िया अंश, थैंक यू अंश फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड इफ पॉसिबल अंश इन फ्यूचर, like in हाँ March, I think end or April, at the time of PI sessions, I will हाँ also हाँ, invite you to arrange the PI श्योर session सर, for these guys. श्योर सर, श्योर श्योर। Sure. एक्सक्यूज मी And सर। चलो सब बढ़िया। और अंश, ये सर। हेलो। सब बढ़िया, कॉलेज सब सही चल रहा है सब? हाँ सर, हाँ सब सही चल रहा है। आई थिंक बजरंग साहू हैज टू से समथिंग। यार हेलो। यस सर। यस सर। सर आई एम लिटिल वीक इन इंग्लिश, सो इज देयर मतलब वहाँ पे अगर बीच में अटक गए तो हिंदी क्या बोल सकते हैं इंटरव्यू में NIBM के लिए? ये में यार देखो, यूजुअली प्रेफरेबल नहीं होता है हिंदी में स्विच करना। ठीक है, तब ओके। तक जब तक इंटरव्यूअर बोल ना दे।
ठीक है, अपने साइड अच्छा, से ट्राई करना कि तुम मत स्विच करो, ठीक है। ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, इफ यू थिंक यूर वीक तो थोड़ा प्रैक्टिस करो पहले लिख लिख के, उसके बाद फिर बोल बोल के। प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्विच कर जाते हो लैंग्वेज विदाउट द परमिशन ऑफ द पैनल, तो थोड़ा रूड लगता है, हम्म। थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है और ओके। थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो अगर वो अच्छा। बोलते हैं कि कोई इशू नहीं है, आप बोल लो हिंदी में या जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो, तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सामने से मत बोलना कि दिस इज माय इशू एंड आई एम वीक, ये वो, क्योंकि फिर वो आपको उस पे कॉर्नर कर सकते हैं पूरे इंटरव्यू में। हाँ, अगर वो सामने से बोलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बोलो जो आपको बोलना है। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बजरंग, आई थिंक आप कुछ कह रहे हो क्या? यस सर, एनआईएम का फॉर्म फिल करने के अलावा भी हम लोग को रिज्यूमे सेंड करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं सब कुछ नहीं। नहीं ऐसा रहता है। हाँ। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है सर, ठीक थैंक यू है। सर। ओके या ओके अंश, तो आई थिंक मैंने आई हैव टेकन ए लॉट ऑफ टाइम। तो नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर अभी आगे डिस्कस करेंगे, तब तक फिर हम लोग जय पे भी मूव करते हैं। अगर आपको लीव करना है तो आप कर सकते हो, आप या फिर आप मीटिंग में रह सकते हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई हाँ, काम है तो आप लीव कर सकते हो। श्योर श्योर, अगर ठीक है, अगर आपको आप में से किसी का कोई हाँ डाउट है या पूछना है कुछ, तो आप सर से या मेरा नंबर ले लेना, ठीक या है, और आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो इन केस यू नीड एनी हेल्प। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। ओके अंश, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू। नाउ जय, हाय जय। हाय सर। या जय, आप बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है एनआईए का, एनआईए के बारे में आप इन लोगों को बता दो। एनआई के बारे में तो एक्सपीरियंस ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। यहाँ पे जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो बाकी कॉलेज से तो टोटली डिफरेंट है। द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ पार्ट्स। एक होता है अपना इंश्योरेंस, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और अदर इज मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो जनरल मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो इस टाइप का सिलेबस है, और फैकल्टीज तो अच्छी है, बहुत ही अच्छी है फैकल्टीज। दे आर इजी टू गो, इजी टू आस्क क्वेश्चंस। कभी भी आज आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और कैंपस में उनके बंगलोज है, तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू रीच देम। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट तो जो हमारा सेकंड ईयर अभी जो सीनियर्स है उन सभी लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। in end of December, all the students, all the 147 students have placed। मतलब अभी उनको सिर्फ टाइम निकालना है 2-3 महीने, जो अभी जनवरी से मार्च तक का 3 महीने का टाइम निकालना था, और अब मार्च 28 को उनका लास्ट है और वो निकल जाएंगे। सो प्लेसमेंट का जो सिनेरियो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। एनआईबीएम और एनआईए को कंपेयर करें तो एनआईए में प्लेसमेंट का सिनेरियो नंबर वाइज अच्छा है, और प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज देखे तो उसके हिसाब से एनआईबीएम इज बेटर। बट मेरा एक दोस्त वहां से पास आउट है, तो उसका ये कहना था कि वहाँ पे प्लेसमेंट स्क्यूड ज़्यादा है, मतलब थोड़े स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जिसकी वजह से एवरेज विल गेट मूव टू अपवर्ड्स। सो यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल गेट सिमिलर प्लेसमेंट। 2-4 ऊपर चले जाते हैं, 2-4 नीचे चले जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्लेसमेंट। यहाँ पे जो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 15 के आसपास तो एवरेज लोगों का है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही कम में प्लेस हुआ लास्ट में, इसलिए वो शायद एवरेज थोड़ा कम दिखेगा। और दे आर ट्रांसपेरेंट अबाउट द प्लेसमेंट्स। और इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप के लिए भी बहुत 5-6 लोग ही बचे हैं, वो भी प्लेस हो जाएंगे अभी 8-10 दिन में इंटर्नशिप के लिए। और मई और जून में इंटर्नशिप चलेगी, उसके बाद फिर पीपीओ। हाँ, और एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनआई इज कि यहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द पीपल गेट पीपीओज, जो इंडिया में किसी भी कॉलेज में नहीं होता। दिस इज द ओनली वन कॉलेज जहाँ पे लास्ट ईयर की बात करें जो हमारे सीनियर्स है, दे आर 147 इन नंबर्स, तो नियर अबाउट 72 पीपल हैव गॉट पीपीओज।
और ऐसे नहीं कि 7-8 लाख में उठा ले या फिर 10-12 लाख में उठा ले, ऐसे नहीं। पीपल हैव गॉट 17 लाख का पीपीओस, 14.5 लाख का पीपीओस, 15.5 लाख का पीपीओस, इतने अच्छे पीपीओस आए। और फाइनल प्लेसमेंट के टाइम पे भी 20-18 ऐसे प्लेसमेंट हुए हैं। बस वही है कि आपको टॉप 50%, 40%, 30% उतने में खुद को मेंटेन करना है, प्लेसमेंट वाइज, नॉट मार्क्स वाइज। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका क्या बोलते हैं उसको, इमेज जो कॉलेज में होती है वो है। इन सब चीज़ों में इफ़ यू आर इन द टॉप 40, 30, 50% तो प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता है। और NIBM अगर दो चीज़ों को कंपेयर करें कि NIBM और NIA, तो NIBM इज ऑलवेज बेटर। बट इफ़ यू वांट सिक्योरिटी 100% की चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आपको सच में इंटरेस्ट है इंश्योरेंस में, सो NIA इज़ द बेस्ट कॉलेज टू गो फॉर। और PGDM मतलब इनका ये नहीं है कि ये सिर्फ PGDM चला रहे हैं, इनका द अल्टीमेट मोटिव ऑफ NIA इज टू ट्रेन द प्रोफेशनल्स। जो PSUs है या फिर गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम NIA करते हैं। और आउट ऑफ कंट्री सच एज मिडल ईस्टर्न हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, वहाँ से लोग, जो गवर्नमेंट है, अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो तो साल भर चलता रहता है यहाँ पे। सो ट्रेनिंग देना, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ NIA। PGDM तो ये साइड बाय साइड ये चला रहे हैं, जिसका फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है हम लोग को, और बहुत लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। इसलिए NIA इज ओवरटेकन बाय द NIBM। बट आई थिंक कंपेयर करें तो NIBM इज ऑलवेज बेटर। बट इंश्योरेंस इज अ बडिंग फील्ड, रिस्क मैनेजमेंट इज अ बडिंग फील्ड, जो हमारे देश में अभी तक किसी ने बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन इट इज गोइंग टू बी देयर इन फ्यूचर डिकेड। और प्लेसमेंट की अगर आपको सच में इंटरेस्ट है इंश्योरेंस में, तो दिस इज द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मत आओ आप। बस मैं ये कहना चाहूंगा। अगर आपको किसी कोई क्वेश्चन है तो कैन गो एड। सर रोल्स कैसे मिलते हैं देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट? रोल्स, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द रोल्स पहले NIBM का बता देता हूँ। NIBM में ज्यादा से ज्यादा रोल्स होते हैं इंटरनल ऑडिट्स के। मेरा एक फ्रेंड पास आउट है वहाँ पे, और ही इज वर्किंग इन SDFC, और उसका भी इंटरनल ऑडिट का रोल है। जैसे वहाँ पे इंटरनल ऑडिट का रोल ज्यादा से ज्यादा ऑफर होता है वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे अंडर राइटिंग का रोल ऑफर होता है इन NIA। अंडर राइटिंग होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, एक्चुरियल एनालिस्ट होता है, उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी होता है, उसके बाद सेल्स मैनेजर होता है, रिस्क एनालिस्ट होता है, रिस्क कंसल्टेंट होता है। कंसल्टेंसी के बहुत कम रोल आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। कुछ HR टाइप के रोल होते हैं। सो IT, नॉन IT, इंश्योरेंस, नॉन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से वो डाइवर्स काइंड ऑफ रोल्स ऑफर यहाँ पे होते हैं। और ज़्यादा अगर हम बात करें कि ज़्यादा कौन से रोल ऑफर होते हैं, तो वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं, और अंडर राइटिंग के रोल्स ज़्यादा ऑफर होते हैं। बाकी के तो फिर डाइवर्स है, मतलब हर टाइप के रोल, 10-12 टाइप के रोल्स है, वही हमेशा आते हैं, और उसी टाइप से फिर रिक्रूटमेंट होता है। सर अंडर राइटिंग का मतलब नहीं समझ सर, मतलब सर क्या करना पड़ता है जॉब में कंपनी अंडर के राइटिंग लिए? तो वो तो बहुत ही टेक्निकल चीज है। वो तो आप एडमिशन यहाँ पे लोगे, यहाँ पे सीखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अंडर राइटिंग क्या होती है। अभी से समझने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दैट इज वेरी टेक्निकल वर्क है ना। सो वो ओके सर। GDPI में एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ये चीज। आपको सिर्फ यही देखना है कि इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन कितना है, पेनिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, इंश्योरेंस डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है ना। नई कंपनीज कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर इन जनरल इंश्योरेंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर इन लाइफ इंश्योरेंस, ब्रोकर्स कितने हैं, कुछ नए रिफॉर्म्स आए हैं तो वो किस टाइप की रिफॉर्म्स हैं। सो दिस बर्ड्स आई व्यू वाले क्वेश्चन जो है, जो ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टेक्निकल वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। अंडर राइटिंग का अगर मैं बताऊँ आपको, तो अंडर राइटिंग का काम ये होता है कि अगर आपको कोई ऑफर करता है, आप हो कंपनी,
और आपको कोई क्लाइंट आपको ऑफर करता है कि हमें पॉलिसी लेनी है और ये टर्म्स एंड कंडीशन पे लेनी है, तो एज अ अंडर राइटर आपका काम है कि उस चीज़ को एनालाइज करो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन में वो चीज़ फिट होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर कुछ एड ऑन लगा के या फिर कुछ चेंजेस करके आप उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। एक्सेप्ट करोगे तो किस कंडीशन पे एक्सेप्ट करोगे, किस अमाउंट पे एक्सेप्ट करोगे, वो सब चीज़ें अंडर राइटर का काम होता है। तो दैट इज़ वेरी टेक्निकल, जो आपको थ्रू आउट द कोर्स 2 साल तो सीखना ही है अगर एडमिशन होता है तो। लेकिन जीडीपीआई में वो यस उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जय, एक बात और मुझे पूछना है मतलब आपसे कि someone like have a difference between NI and NIBM पुणे। तो बहुत लोग का ये मिथ होता है कि NIBM एक ज़्यादा एवरेज पैकेज वाला कॉलेज है थ्रू द लाइक NI, तो मुझे NIBM में जाना चाहिए। बट वो वहाँ पे भूल जाते हैं कि मुझे इंटरेस्ट किस में है। मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो मुझे NIBM में जाना चाहिए, इंश्योरेंस में है तो आपको NIE में जाना चाहिए। बट लोग यहाँ पे ये मिथ गलती कर देते हैं कि मुझे जहाँ पे ज़्यादा पैकेज मिल रहा है वो वहाँ पे चला जाता हूँ, वहाँ पे वो लोग इंटरेस्ट को हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। तो ये चीज़ हाँ सही है? देखिए, पैकेज की जो बात है, अगर आपको अच्छा पैकेज मिलता है तो वो खुशी आपको 1 साल रहेगी। और या जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपके जो पीयर्स है 1-2 साल में ऑलमोस्ट सभी लोगों का एक जैसा ही पैकेज हो जाता है। कुछ फिक्स अमाउंट होता है, कुछ वेरिएबल होता है, ये सब काट कूट के 5-6 साल में आपकी जो पीयर्स है, अगर आप सेम लेवल के हो, आपकी स्मार्टनेस आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक लेवल की है, तो 5-6 साल बाद आप एक लेवल पे ही आ जाओगे। अगर आप बहुत ही स्मार्ट हो तो फिर एक्सेल कर जाओगे। सो उसके बाद जो इश्यू आता है वो आता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है क्या, आपको जो सैलरी मिल रही है उसमें सेटिस्फाइड हो क्या, दूसरी चीज की लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको जॉब में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज बहुत अफेक्ट करती है। और यहाँ पे जो एलुमनाइज आते हैं हमारे, मतलब वीकली या फिर मंथली कोई ना कोई आता रहता है आउट ऑफ द कंट्री, कोई मिडल ईस्ट से आता है, कोई यूएस से आता है, कोई लंदन से आता है, कोई कहीं से आता है। तो यहाँ पे बहुत एक्सपोजर है और उनके एग्जाम्पल में से हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं कि दे आर रियली एंजॉइंग देयर वर्क। जो अंडररेटेड पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में अंडररेटेड करके रखा है जो चीज को, दे आर रियली एंजॉइंग। और ऐसा नहीं है कि वो कमा नहीं रहे, वो कमा भी रहे। और एनआईबीएम और एनआई के बारे में इंटरेस्ट की तो एक चीज है, आपको अगर सच में इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस में जाओ, आपको अगर नहीं, आपको सच में इंटरेस्ट इंश्योरेंस में, तो आप उसमें जाओ। लेकिन फाइनेंस का मतलब ये डायलेमा मेरे मेरे सामने भी आया था। तो फिर ये एक और चीज मैंने डिस्कस की थी मेरे एक फैकल्टी से। तो वो बोले कि अगर फाइनेंस में आप जाते हो तो एक लेवल के बाद आपका थ्रेशोल्ड आता है। मतलब आप अभी 12 लाख का पैकेज है आपका, 5-10 साल में आप एक लेवल पे पहुंच गए, आपका 30 हो गया या 35 हो गया, तो उसके आगे जा पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, अनलेस कि आप डायरेक्ट सीईओ बन जाओ या फिर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे चले जाओ। वहां पे जाना एक थ्रेशोल्ड आ जाता है, उसके सामने आप बढ़ नहीं सकते। लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा है कि इंश्योरेंस में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क। मतलब आप जैसे इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे दिखेंगी, अरे भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो आप किसी भी अपनी पसंद की चीज में घुसकर उसमें अच्छे से करते हो तो वहां पे जल्दी से आउटपुट आ जाता है उस चीज का। और एक चीज और है कि यहाँ से जो पास आउट निकलते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन 10 to 15 years ऑफ देयर वर्क एक्सपीरियंस दे आर बिकम सीईओज और सीएक्सओज। सो ये हम तो लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड द कंट्री। वहां पे जाके वो मैनेजमेंट लेवल पे या फिर सीईओ सीएफओ लेवल पे वहां पे जा रहे हैं। सो ये तो सभी एग्जांपल है हमारे पास। तो अपॉर्चुनिटीज तो इंश्योरेंस पे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप मुझे चूज करने को बोलो कि विच इज द बेस्ट, तो एनआईबीएम इज ऑलवेज बेस्ट। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं एनआई में इसलिए एनआई इज द बेस्ट, एनआईबीएम इज ऑलवेज बेटर देन एनआई। बट ये आपकी इंटरेस्ट की बात है, मुझे इंटरेस्ट था इंश्योरेंस में भी नहीं, मुझे इन पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था। तो लकीली एक अच्छी कंपनी आई, उस दिन जीडीपीआई हुआ और आउट ऑफ 132 पीपल जो हमारा फर्स्ट ईयर का बैच है, 2 ही लोग लेके गए और उसमें रिस्क वाला रोल था, वो मुझे मिल गया। दैट इज द थिंग, मतलब इंटरेस्ट था इसलिए मिल गया, या फिर लक भी था, ऐसे भी बोल सकते हैं।
तो ये सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो, आपको सस्टेन करना है इंडस्ट्री में, तो या फिर आपको पैकेज चाहिए, मतलब आपका मोटिव क्या है? मतलब एमबीए 2 साल करके आपको बाहर निकल के करना क्या है? आपको सस्टेन करना है, 5-10 साल 15 साल 20 साल काम करना है, आपको पैसे कमाने हैं, या फिर आपके काम को एंजॉय करना है? ये सब चीजें आप पहले सोच लो, उसके बाद तो उस इंडस्ट्री में जाओ। और इंटरेस्ट तो देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट ही अफेक्ट करता है। सो ये तो थोड़ी ये सब चीजें मतलब जीडीपीआई के टाइम पे मत सोचो, ये सब चीजें तब सोचना जब दोनों कन्वर्ट हो जाए, है ना? अगर आपके पास एनआईआई कन्वर्ट होता है, एक ही कॉलेज कन्वर्ट होता है, बाकी कोई मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको अगर करना ही है एमबीए इस साल, तो फिर आपको लेना ही है। अगर नहीं नहीं करना है आपको, आप एक साल और दे सकते हो, तो फिर प्रिपेयर करो और 1 साल और दो, वैसे भी जा सकते हो। तो उस हिसाब से देखो, जब डायलेमा आ जाए ना, तब ये सब चीजें सोचना। अभी तो जीडीपीआई पे ही फोकस करो। डेफिनेटली। और जय, आपका कौन से कंपनी में भी हुआ है इंटर्नशिप? अभी तो मार्श मैक्लेनन करके एक कंपनी है, एज ए रिस्क कंसल्टेंट हुआ है उसमें। चलो बढ़िया। इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी आ रही है ना ये में? इंटरनेशनल प्लेसमेंट 2 साल पहले तक आती थी, लेकिन अभी तभी आती है जब स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे और स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो, तो कंपनी आती है। इंटरनेशनल डेफिनेटली आती है, और अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे तो। लेकिन इस एक दो साल में कि स्टूडेंट्स आर मोर फोकसिंग ऑन कि भाई यहीं पे काम करते हैं, और फिर अगर लगता है तो फिर बाहर जाएंगे। तो ऐसा ही है जो मुझे कंपनी में मार्श मैक्लेनन। अभी 1-2 साल में इस कंपनी में काम करता है और मुझे लगता है कि बाहर जाना चाहिए, तो गिव अपॉर्चुनिटीज टू गो आउटसाइड। और इसी कंपनीज में 2-4 साल पुराने एलुमनास है जो बाहर काम कर रहे हैं, जो लंदन में काम कर रहे हैं, जो दुबई में काम कर रहे हैं लोग। तो अपॉर्चुनिटीज तो है, मतलब यहाँ से 2/3 ऑफ द पीपल गो आउटसाइड। एनआईए में जो पास आउट होते हैं और जिनको सच में इंडस्ट्री में काम करना है, तो 1-2 साल काम करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डू थिंक। और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है यहाँ पे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज है अगर आप एनआईए से पास आउट करते हो। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, चीज़ों को समझना होता है। ऐसा नहीं कि मुझे स्टार्टिंग में ही अच्छा पैकेज मिल जाए और फिर मैं पैसे कमाऊँ, सब अच्छा हो जाए। तो ये थोड़ा ऐसा अगर सोच रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है और आप सस्टेन करना चाहते हो, है ना, तो फिर अपॉर्चुनिटीज एनआईए में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर आपकी एज कम है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। ऐसे मेरा मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन ये है, क्योंकि सर आपको भी पता है मेरा 4 साल का गैप था और मैं फ्रेशर्स था, है ना, आपको सब पता है मेरे बारे में पहले से ही, आपने उसमें क्वेश्चंस भी किए। तो उन चीज़ों को कंसिडर करके यहाँ पे जो है फ्रेशर्स और थोड़े जो नए बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एडमिशन के लिए। और एक बार आप आ गए तो यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार होते हैं या समिट्स होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपको मिलता है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है यहाँ पे, बस आपको एफर्ट्स डालने हैं, इतना ही है। तो जय, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछ। हाँ, जय आपने सीमेट के थ्रू अप्लाई किया था, मतलब एनआईए में और एनआईपीएम में? एक्चुअली मैंने सीमेट और जैट दोनों से अप्लाई किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सीमेट का ही कंसिडर किया, क्योंकि सीमेट में मुझे 99 थे और जैट में कम थे, जैट में 85 थे। तो वो मोस्ट प्रोबेबली कि सीमेट का स्कोर कंसिडर हुआ है। ओके, थैंक यू। और एक चीज़ और है जय कि यहाँ पे जिसका ज़्यादा परसेंटाइल है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, जो एकदम बॉर्डर लाइन पे जिसको कॉल आया है। जैसे आई थिंक ये 95 पे आई थिंक सीमेट से आता है कॉल, तो क्या चांसेस रहता है किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि ज़्यादा परसेंटाइल आने से, या फिर जो एकदम फ्रेशर है उसको कम परसेंटाइल भी आया है उसको कॉल आ सकती है? कन्वर्ट होने के चांसेस है कि नहीं? देखो इस बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने ऐसे एग्जांपल देखे कि जिसको 99.7 परसेंटाइल है, जिसका एकेट्स 889 है, और फिर भी वो एनआईबीएम में उसको जीडीपीआई का भी कॉल नहीं आया, ऐसा भी है। और जिसको 90 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल है उसका कन्वर्ट हो गया।
ऐसा भी है। लेकिन अगर आपको कॉल आता है, आप बस इतना सोचना है कि अगर कॉल आता है तो मैं मेरा बेस्ट वहां पे दूं। जो अगर आप लाइन पे होके भी आपको कॉल आ रहा है, तो मतलब आपको ना कुछ तो देखा है आपने, उन लोगों ने आप में कुछ तो देखा होगा कि कॉल दिया है। कॉल नहीं भी दे सकते थे, लेकिन आप वो क्राइटेरिया में फिट कर गए। उन्होंने वो क्राइटेरिया इसलिए रखा है ना कि कुछ सोचा होगा उस बारे में। उसके बाद मतलब एक क्राइटेरिया वाला आ गया ना, उनकी मीटिंग्स होती है, प्रॉपर डिस्कशन होता है, उसके बाद वो क्राइटेरिया रखते हैं। तो अगर आपको बॉर्डर लाइन पे भी आप हो वहां पे और जीडी पे हम करते हो, परफॉर्म वाले को भी पीछे छोड़ दोगे, ये होता है। हेलो तो हाँ बताओ। सर हाँ सर, मेरा जय ये सर, ये क्वेश्चन था कि हाँ हाँ बताओ बताओ। हेलो। सर, आप जो मेंशन किए ना सर कि 99.7 था फिर भी नहीं हुआ, और एकेडमिक भी उसका अच्छा था, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि उसका नहीं हुआ? उसका ये रीजन हो सकता है कि उसने पीआई में कुछ गड़बड़, जब किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल गैप, अगर आप कि गैप क्यों है, गैप आपका रीजनेबल नहीं दिख रहा, आप इस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, तो वो अगर कन्विंसिंग आंसर नहीं देता है, फिर वो रिजेक्शन के चांसेस राइट। ओके। भी है। और और वर्क आपने एक्स आपने बोला आपका था है, कि तो वर्क एक्स कॉल पे, लेटर नहीं आया था। हाँ तो नहीं आया था, तो उसका गैप था ना, इसीलिए नहीं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। थैंक यू। हाँ, गैप आपने की ये वजह जो से अगर वो मतलब हेलो, हाँ ऋषभ। सॉरी, हाँ सॉरी, मैं आपको ऐसे बीच में कर रहा हूँ, तो लेकिन आपने जब आप अपना एक्सपीरियंस बताए थे जीडी का आएगा, तो आप बोल रहे थे कि आपके पेरेंट्स में आप अकेले थे, मतलब जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट पीआई राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। डज दैट मीन कि हम जीडी जीडी जो है हमारा सिलेक्शन राउंड टाइप ऑफ है, मतलब सारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पीआई के लिए? नहीं, वो एक्चुअली ये हुआ था कि में उन लोगों को अगर 100 बच्चे लेने हैं और 600 लोग हैं, तो उन्होंने 6-6 के ग्रुप बना दिए। ठीक है, 6-6 के ग्रुप बना दिए, तो फिर अगर 100 लेने तो हर ग्रुप में से एक लेना है, ऐसा कुछ कंसिडरेशन होता है। तो उस हिसाब से वो चलते हैं कि अगर 6 लोग का जीडी हो रहा है तो उसमें से एक अच्छा उठाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से 2 बच्चे या 3 बच्चे अच्छा बोल देते हैं, तो फिर उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो उस तरीके से मेरा 6 लोगों में से एक जो सिलेक्ट हुआ, तो वो वैसा होता कि क्योंकि बाकी के 5 लोग कुछ बोले ही नहीं, इंट्रोडक्शन मैंने ही दिया, बीच में ही बात मैंने, एनालिटिकल आंसर्स मैंने ही दिए, कंक्लूजन भी मैंने किया, तो फिर उन लोगों का सिलेक्ट होने का मतलब ही नहीं बन रहा था कुछ, इसलिए वो चीज़ हो गई। लेकिन बाकी के ग्रुप में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा। तो वो चीज़ हुई थी बस। जीडी कितने सर, मिनट आपका का टॉपिक क्या था जीडी में? जीडी का टॉपिक? ये जी, एनआईए में जीडी का टॉपिक था कि डिजिटल करेंसीज, बून और बेन, ऐसा कुछ तो था, डिजिटल करेंसी के बारे में था वो। कितने मिनट तक चला था ये? जीडी चला था, 10 मिनट का जीडी था। 10 मिनट। ओके ओके। हाँ, और एनआईए में ना एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ना ऐसा रश नहीं करते, आराम से आओ, आराम से आपको टाइम देते हैं लिखने के लिए, आराम से डिस्कस करो, है ना, पूरा टाइम यूटिलाइज करो। ऐसा फिश मार्केट यहाँ पे होता नहीं है, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। और जब मेरा कंपनी का भी जो जीडी था, वहां पे भी मैंने फिश मार्केट नहीं देखा, तो फिर ये चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि वो नहीं हो रहा है यहाँ पे फिश मार्केट, हर हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर कोई बोल सक रहा है। उसमें भी आप नहीं बोल रहे हो तो फिर तो आपकी थोड़ी दिक्कत है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है, मतलब जीडीपीआई अगर आप आते हो यहाँ पे, तो बोलने को तो आपको मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, लेकिन आप क्रिस्प बोलिए, आप रिलेवेंट बोलिए, आप टू द पॉइंट बोलिए, टू द टॉपिक बोलिए। डेफिनेटली।
जय हेलो सर। अ, जय सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आपने जैसे बताया कि आपकी प्रोफाइल में मतलब जैसे 4 साल का गैप था, उसके बाद भी आपको कंसिडर कर लिया, तो क्या रीज़न था गैप का और कंसिडर करने का आपको? गैप इसलिए था कि एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो वो एग्जाम में भी ऐसा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया वहाँ पे एग्जाम्स में। तो वो चीज़ मैंने जीडी पीआई में वो फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से वो बच गया, लेकिन मेरा एज बढ़ रहा था, इसलिए मुझे डिसीजन लेना था। तो फिर मैं सोचा कि मेरा चीज़ किस चीज़ में है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो फिर उनको बहुत अच्छे एक स्टोरी बना के बताया मैंने कि ये हो गया, फिर रिजल्ट आ गया, फिर मैंने सोचा, फैमिली से डिस्कस किया, ये वो करके फिर एग्जाम एग्जाम की अपॉर्चुनिटी दिखी, कौन सा मार्केट अभी डोमिनेंट चल रहा है, कौन सी चीज़ का फ्यूचर है, ये सब कंसिडर करके फिर उनको वो एक्सप्लेन किया। और वो जेन्युइन था, मतलब सच में जो मुझे लग रहा था उसी चीज़ की मैंने स्टोरी बनाई और उनको बताई। तो इसकी वजह से मुझे लगता है वो कन्विंस हो गए। और मेरे पास ना बहुत ही स्ट्रांग रीजंस थे कि ये गैप जो है ना, ये गैप में मैंने वेस्ट नहीं किया है। ये कन्विंस करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे रीजंस थे, इसलिए शायद वो हो गया। सर यही डेफिनेटली। आपकी गवर्नमेंट एग्जाम का ही रीज़न था मतलब? हाँ हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम का ओके सर। एंड ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। और जय, आपका मतलब लास्ट ईयर जो हम लोग साथ अब ज्वाइन किए था, पैसा के लिए दिए, NIBM हाँ के हाँ। लिए भी दिए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या अभी कहना चाहोगे आप आपके इन साथ लोगों मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जीडीपीआई के लिए है ना डिस्कशन चलते रहता है। 15-15, 16-16, 20-20 लोगों का जीडी चलता है। तो उसमें ना आपको खुद को जांच परखने का मौका वहाँ पे मिलता नहीं है। अगर यहाँ पे अगर सर करवा रहे हैं, आप कितने लोग हैं अभी, 12-13 लोग हैं शायद, है ना। अगर इस तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और खुद के बारे में रिफ्लेक्ट कुछ हो रहा है कि मेरी ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें मैं सही कर सकता हूँ, मेरी अंग्रेजी में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन 2-3 बार मैंने जीडी में बोला तो फिर वो थोड़ा स्मूथ हो गया, या फिर पहले मैं पॉइंट जॉट डाउन नहीं कर सकता था, अभी जॉट डाउन हो गए। और पीआई में भी अगर होता है कि कुछ क्वेश्चन सर पूछते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए, फिर आपने उसके ऊपर प्रिपेयर किया, फिर से आपने उस पे पीआई लिया और उसको अच्छे से कन्विंसिंग आंसर दिया। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो फिर दैट इज फ्रूटफुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो यार, ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने से अच्छा है छोटे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करो और कुछ लेके जाओ यहाँ से। अगर अगर आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में होता है, एनआईए में, एनआईबीएम में, कहीं पे भी होता है, एसआरसीसी में होता है, और तो उसके बाद आप लोग आपको ये नहीं पूछेंगे ना कि अंकित सर से प्रिपेयर किया है, या कैट किंग से किया है, या सीईटी किंग से किया है। मतलब तो यही है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सो मुझे ये लगता है कि अच्छे से करो जो भी है, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट। अरे ये क्या हो गया? सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सर को डायरेक्टली बता दो कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर तो उसी के लिए बैठे हैं ना वहाँ पे कि आपके चीज़ों पे के ऊपर काम कर सके। डेफिनेटली। और कुछ अगर आपको लगता है कि एनआई के बारे में, या फिर कुछ डायलेमा आता है कि ये चूज करो या वो चूज करो, अगर आप मुझसे रिच करना चाहते हो तो सर तो प्रोवाइड कर ही देंगे, मतलब कॉन्टेक्ट वगैरह। और एक चीज और है जय, मैं आपको पीआई के टाइम में बुलाऊंगा इन लोगों का, जब पीआई होगा ना तो आप भी यहाँ पे इन लोगों का पीआई आप ले लेना। ओके। एक्चुअली सर यहाँ पे एनआई की पीआई स्टार्ट हो रहे शायद 17 मार्च से 23, हाँ ऐसा कुछ तो सुना है। या हाँ या तो उन लोगों जिनको थोड़ी जल्दी कॉल्स, मतलब ऑलरेडी सीमैट या कैट के थ्रू है, तो उन लोगों को थोड़ी कॉल से मार्च से ही आउट हो गई है। हाँ हाँ। तो सर अप्रैल में सर तक अभी जाएगा। एनआईए का फॉर्म बचा हुआ है, मतलब डेट है या फिर लास्ट हो हाँ गया? हाँ, अभी एनआई डेट का है। 15 चल रहा है अभी लास्ट तो। है, अभी है। ओके, कब लास्ट कब है सर? तो देख, 15 है शायद। तो देखो यार, यहाँ पे अगर ओके एनआई में आना है ओके, ना थैंक तो, यू। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ना हाँ एक सर, हाँ चीज सर। आप समझ लो कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होता है
तो मैंने ऐसे भी बच्चे देख रहे कि है ना, उन्होंने एडमिशन तो ले रही लेकिन बहुत ही पछता रहे। मतलब ऐसा होता है, अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट ना हो तो वो 2 साल आपके बहुत ही खराब जाएंगे, उस टाइप का हो सकता है। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो आप जो भी फील्ड में जाओगे वहाँ पे, अगर बोर से बोर भी जॉब प्रोफाइल मिलती है वो भी आप अच्छे से कर लोगे, और 2-4 साल में तो चीज़ें बदल ही जाती है। फिर एक बार कॉलेज से बाहर निकल गए, 2-4 साल हो गए तो फिर चीज़ें बदल जाती है, बहुत बदल जाती है। कैंपस लाइफ है जय वहाँ हेलो। पे, कैंपस लाइफ चाहिए कैंप रहता है। कैंपस लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। अभी एक इवेंट हुआ, मंथन करके एनुअल इवेंट होता है, तो बहुत अच्छे से, और साल भर कुछ ना कुछ सर यहाँ पे चलता ही रहता है। देखो अभी जब मैं यहाँ पे आया तो HR समिट हुआ, HR समिट 1 दिन का होता है, फिर इंश्योरेंस समिट हुआ, फिर रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी CD देशमुख सेमिनार हुआ है, उसके बाद उसके बाद कुछ गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, है ना, कल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, आ रही है तो बात, हाँ। हाँ, तो साल भर चलता रहता है, लेकिन एक आध ट्राइमेस्टर ऐसा होगा कि वो आपको बहुत ही बोर जाएगा। मतलब कोई ट्राइमेस्टर अगर बहुत ही लंबा होता है तो फिर शायद ऐसा होता है कि बोर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ठीक, ओके, ठीक है। तो अब तो आई होप सबका कोई सवाल तो नहीं होगा, कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, सब लोग का हो गया। सर सर बस सर एक मुझे क्वेश्चन एक है। चीज और पूछना है कि आपने कितने महीने का करंट अफेयर फॉलो करा था? करंट अफेयर तो देखो यार, करंट अफेयर में से उन्होंने क्वेश्चन तो किए नहीं, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन आए वो ऐसे कोर इकोनॉमिक्स से आए आए मतलब जो ये होता है ना, अभी गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट चला रही है कुछ PSU का, तो उन चीज़ों से क्वेश्चन आए थे। मैंने थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे ना ऐसा पढ़ लिया था ऊपर ऊपर से, तो उसमें एक जनरल आइडिया आ गया था कि देखो हाईलाइटेड टॉपिक्स, टैक्स के बारे में चेंजेस हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में चेंजेस हुए हैं, और इंश्योरेंस में ना अभी 100% FDI स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। तो वो चीज़ें हैं, तो ये जो अच्छे सस्टेनेबल करंट अफेयर्स है ना, मतलब हर एक साल कुछ ना कुछ चलते रहता है, या फिर साल भर में उस चीज़ का डिस्कस हुआ है, और साल भर वो हाईलाइट होती रही है चीज़, तो वो चीज़ों के बारे में पूछने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो 5-6 महीने के ऊपर ऊपर से देख लो, और उसमें भी ये मत करो कि है ना आपने उठा ली किताबें कि रटते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। ऐसे कंपाइलेशंस वगैरह यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं कि 6 महीने का, है ना, या फिर 1 महीने का करंट अफेयर्स, तो उसमें जो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं तो वो चीज़ों को थोड़ा समझ लो। और GD के पहले और PI के पहले आपको लगता है कि ये चीज़ें पूछी जा सकती है ना, ये कॉलेज से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो फिर उसका थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो ऐसा। मतलब इंटरव्यू तो देखो। सर मुझे ये और जय पूछना था। हाँ हेलो। हाँ बस मेरा एक डाउट ये था कि जैसे NIBM के लिए अगर आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, आपने मतलब परसेंटाइल क्लियर कर रखा है, तो वो GDPI के लिए तो PI OCT के लिए और PI के लिए तो कॉल देते ही है ना वो, क्या वहाँ पे भी शॉर्टलिस्ट कर देते हैं? देखो, वो जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, वो क्राइटेरिया में हाँ अगर जी। आप फिट हो रहे हो और उनके सीट्स उतने हैं, मतलब अगर 130 सीट्स वो दे रहे तो शायद उनके 10x लोगों को उनको बुलाते हैं, मतलब 1300 लोगों को GDPI के लिए बुलाएंगे, ऐसा कुछ तो क्राइटेरिया है। और वो 1300 लोगों में आप बैठते हो तो फिर तो वो बुला ही लेंगे, ऐसा होता है, क्योंकि उनके लिमिटेशन है ना। अगर देखो 5000 लोगों को अगर बहुत ही अच्छे परसेंटाइल आए और सारे क्राइटेरिया को चूज करके 5000 लोग भरे, तो 5000 लोगों का तो GDPI लेने से रहे वो चीज होती है ना। इसलिए जो सीट्स होती है ना उसके मल्टीपल कुछ तो नंबर्स होते हैं, उन लोगों का वो GDPI लेते हैं। तो ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं वो, उस हिसाब से फिर मेरिट लगता है। सर NIA के बारे में पूछा था आपसे, अबाउट द इंस्टीट्यूट। NIA के बारे में? हाँ, लाइक एस्टेब्लिश कब हुआ, आपने हमारे बारे में पता किया है कि नहीं? व्हाट यू नो अबाउट NIA? वो चीजें तो नहीं पूछी मुझे। मोस्ट ऑफ द PI में क्वेश्चन यही थे कि एनालिटिकल भाई भाई ऐसा क्यों है, मतलब
रीजनिंग जैसी होती है ना कि ये ऐसा क्यों है, उस टाइप के क्वेश्चन मुझे आए थे। ऐसे फैक्चुअल नहीं आए थे कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के आपका मुझे नहीं आए वेलिंकर भी क्वेश्चन। कन्वर्ट हुआ था ना सर? हाँ, वेलिंकर भी हुआ था मेरा। So why did you choose NIA over Wellinger? Like what were the reasons of not going for Wellinger? देखो यार, मुझे तो ये एक चीज चाहिए थी कि लोग कम हो और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो और ये मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे हो। वेलिंकर में भी मेरा एक मेरा भाई, मेरा कजिन वहाँ से पास आउट है, तो उसके बारे में मुझे पता था कि वहाँ पे चीज़ें कैसी है। तो वो उसने मुझे गाइड किया कि अगर तुझे एमएमएस मिलता है तो फिर बिंदास जा। पीजीडीएम के वहाँ पे ना बहुत से इश्यूज है, क्योंकि देखो 900 बच्चों के आसपास वहाँ पे लोग पीजीडीएम कर रहे हैं ना। Yes, और sir. देखो 900 बच्चों को प्लेस करना कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट टास्क Sure. है ना। तो यही चीज मैंने कंसिडर की, और ये थोड़ा स्पेसिफिक कोर्स है ना, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट या फिर एनआईबीएम का जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। दीज आर द स्पेसिफिक कोर्सेज, मतलब आपको पता है कि आपको किस चीज पे काम करना है। वहाँ पे वेलिकर में जाके पता ही नहीं होगा, मतलब कोई कौन सी जॉब आएगी, कौन सी मिलेगी, मतलब साल भर उसी टेंशन में। तो वो चीजें होती है। मैंने तो ऐसे ही भर दिया था वेलिंगर का। बेसिकली मुझे एनआई या एनआईबीएम दो में से कोई एक चाहिए था, और फिर जब दोनों कन्वर्ट हो गए उसके बाद मैंने तो फिर वो डिस्कस करके फिर वो डिसाइड। सर सर बिमटेक पे ये आपका कोई पूछना था। व्यू पॉइंट है क्या बिमटेक पे? बिमटेक नोएडा। यस सर। बिमटेक अगर आपको मिलता है और एनआई मिलता है तो एनआई आ जाओ, बिमटेक हाँ छोड़ वो दो। तो लेकिन आपको आपको कोई अगर मिलता नहीं है लेकिन बिमटेक मिलता है तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे 2-4 कंपनीज बहुत ही अच्छी आती है बिमटेक में। एक दोस्त है जो मेरे साथ सिलेक्ट हुआ है, तो वो बिमटेक में उसका एडमिशन था और वो सब कुछ हो गया था। फिर वेटिंग लिस्ट से उसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, एनआई छोड़ के यहाँ पे आया, और यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छी कंपनी मिल गई। सो वहाँ पे मिलता है, लेकिन वहाँ पे बिमटेक का एक सीन ऐसा है कि आपको ना बहुत टॉप 10% में रहना पड़ेगा वहाँ पे, ऐसी चीज है। और यहाँ पे अगर आते हो एनआई में, यहाँ पे 30% 40% में अच्छे से रहो, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करो, तो फिर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं प्लेसमेंट में या फिर चलो ठीक है सर, थैंक यू। भी कम होगी अगर आपका ठीक ठाक कम्युनिकेशन स्किल्स है। सर राइट। जय सर, मुझे एक चीज़ और ये पूछनी थी कि आपने जैसे 3-4 इंटरव्यू दिए, कहीं ये प्रॉब्लम आई कि जीडी का टॉपिक ही आप लोग को समझ नहीं आया वोकेबलरी हाई होने के कारण, ऐसा कुछ? नहीं यार, ऐसा तो मेरा था नहीं, क्योंकि मैंने वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन करके रखा था, तो फिर वो सब जनरल स्टडीज के ना सब पढ़ के रखे थे। करंट अफेयर तो मैं यार साल भर के मतलब पढ़ते रहता था साल भर, तो उस चीज में मुझे तो दिक्कत नहीं गई है ना, डेफिनेटली। टॉपिक्स में कुछ। हाँ, मतलब मेरा प्लस पॉइंट यही है कि मेरे को जीडी में बिठा दो तो मैं जीडी में अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ। ये चीज है, मतलब मैंने आज तक जितने भी जीडी दिए हैं, एक आध ही ऐसा होगा कि जो जीडी में क्लियर नहीं कर सका। तो वो चीज है, वो मेरा प्लस पॉइंट है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकूंगा। जिसे को कुछ नहीं आता और उसने इम्प्रूव किया है, तो वो सर आप जीडी आपको के अच्छे से शुरू गाइड में कर बोलना सकता है। प्रेफर करते हो कि मतलब बीच में कहीं सेटल होना, कि आप जीडी शुरू करना प्रेफर करते हो? देखो, अगर आप शुरू करते हो और उसमें ना अच्छे से क्वेश्चन को एड्रेस, सारे चीजों को टच करते हो, सारे जो क्वेश्चन के सभी एस्पेक्ट्स है उस चीजों को टच करते हो, और आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है, तो मतलब इंट्रोडक्शन देना बहुत ही अच्छी बात है। ओके ओके। अगर आप किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए स्टार्ट, तो बीच में थोड़ा होता है, बीच में बोलते हो तो एक चीज का ध्यान रखो कि थोड़ा ना लेके आओ डिस्कशन में। ऐसा ट्राई करो कि कुछ नया है, कुछ नया पर्सपेक्टिव है या कुछ नया पॉइंट है जो बाकी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, उस उनसे थोड़ा अलग हो, तो वहां पे आपको एक एज मिल सकता है। ऐसा, लेकिन इंट्रोडक्शन करने का प्लस पॉइंट तो है, आप इंट्रोडक्शन करो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई मतलब कुछ निगेटिव चीज नहीं है उसके बारे में। सर एक बार डेफिनेटली। बोल के सेकंड राउंड बोलने का मौका मिलता है जीडी में?
हाँ मिलता है, एनआई में तो मिलता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो सेशंस काफी लंबा हो गया, आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा हो गया हाँ। है। जय, इसके लिए मैं थोड़ा सॉरी बोलता हूँ आपको, मैंने कितना कम नहीं बोला कोई था नहीं टाइम। सर, ठीक है कोई जय, नहीं तो जय एक सेशन, अभी तो काफी सारे सेशंस करेंगे, तो पीआई सेशंस में भी आप आना, ठीक है। वहां पे आप इन हाँ लोगों हाँ से सर, क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। एक्शन सिनेरियो में हो रहा है, ठीक है। हाँ और जय, मैं फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ, मैं वेलिंकर का भी मुझे थोड़ा करना है, तो आप मुझे बात कराना वेलिंकर में, आपके जो भी कजन्स है वहाँ पे, मतलब जो ऑलरेडी पास ओके आउट ओके है सर। ठीक है, ओके ठीक है गाइस, तो ठीक है, थैंक यू ज्वाइनिंग अस जय टुडे, and थैंक यू सर। it was a like helpful session for all of like, ठीक है। तो ठीक है जय, हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके या चलो, हैप्पी गुड डे। सो गाइस, कैसा रहा आप लोगों के लिए सेशन दोनों, मतलब आई थिंक अंश है जय, आप लोगों को बहुत कुछ क्लैरिटी मिला होगा दोनों कॉलेजेस के बारे में, एंड आई होप गाइस यू कैन नाउ डिसाइड विच कॉलेज लाइक आर द बेस्ट एंड वर्स्ट, जो भी आप लोग के लिए इंटरेस्ट के ऊपर रहता है, ठीक है। हाँ सर, आ गया सब समझ में। ठीक है, तो ठीक है गाइस, कल फिर हम लोग करते हैं डिस्कस, और फिर 9 बजे कल हम लोग आते हैं, ठीक है। चलो फिर गाइस, गुड डे फॉर, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।